सुबह के 10 बज चुके थे। दूर से कहीं किसी मस्जिद से अजान की आवाज़ से आदिति की नींद खुल जाती है। उसकी आंखों पे अभी भी कल रात वाली धुंधी थी। उसका तन मन प्रसन्नता से खिल उठा था, दिल खुश हुआ था। अभी भी उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। उसने देखा शौर्य गहरी नींद में सोया था। वो भी थका हुआ महसूस कर रही थी। कल की वो रात उसके जीवन में एक ऐसी चिंगारी लाई थी कि वो चिंगारी कभी भी बुझने वाली नहीं थी। वो बेहोशी के पल, वो जोश से भरे पल, वो खुशी के पल, वो आंसुओं से भीगी रात, ये सब वो भूलना नहीं चाहती थी। उस अनुभव से वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। सच कहे तो ये सब नेचुरल था, स्वाभाविक था। एक शादीशुदा लड़की के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण भाग था, लेकिन आदिति उससे वंचित थी। वो इस सुख के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। कल रात उसने उस सुख का अनुभव लेकर अपने आप को एक परिपूर्ण स्त्री का स्त्रीत्व प्राप्त करवाया था। आदिति को कल रात वाली शौर्य की कुछ बातें याद आती है। आदिति उसे समझाना चाहती थी, शौर्य हम जो कर रहे वो गलत है। हम ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं। अगर हम ऐसे गलत रिश्ते में फिर से आएंगे तो ये पाप होगा, ये राघव के साथ धोखा होगा, गलत होगा। तभी शौर्य ने उसे कहा था, इसमें पाप कैसा? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, तो इसमें कैसा पाप? अगर दो सोल एक साथ जुड़ गए तो उन्हें जुड़ने दो, उसे तोड़ने की कोशिश करना पाप है, ना कि हमारा एक साथ रिश्ते में आना पाप। और रही बात मामा के साथ धोखे की, सच क्या है वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। आदिति को वो सब अभी याद आ रहा था। अभी वो खिड़की में बैठी दूर ताज को देख रही थी। कुदरत ने आज उसको एक नए रूप से नहलाया था। वो वहाँ से उठकर आईने के सामने जाती है। उसको अपने उस रूप पर बहुत गुमान होने लगता है। वो खुद से ही शर्माती है और शर्माते हुए शौर्य की तरफ देखती है। उसके पास जाती है, उसके बालों को सहलाती है। शौर्य गहरी नींद में भी मुस्कुराता है और उसको अपनी तरफ खींच के बोलता है, आज की रात खत्म ही नहीं होने वाली, लगता है वो 24 घंटे की है। रात कब की खत्म हो गई मिस्टर शौर्य, और अब दिन के 12 भी बज गए। चलो उठो, हमें बाहर भी तो जाना है घूमने। शौर्य कहता है, नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज हम पूरा दिन यही रहेंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का। और वो दोनों भी पूरा दिन होटल में ही रुकते हैं। दिन भर की नींद के बाद दोनों शाम तक अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं और शाम को दोनों भी रेडी होकर नीचे होटल की लॉबी में आते हैं। शौर्य आदिति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, सो आज हमारी बेगम साहिबा क्या खाना पसंद करेगी? अगर आपकी इजाज़त हो तो होटल की शेफ से बात करके बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता है। हो, स्टॉप इट शौर्य, ये सब तुम सोच भी कैसे सकते हो? क्या हम यहाँ खाना बनाने थोड़ी ना आए हैं? क्यों नहीं सोच सकता मैं? ये सब सोचने के लिए सच्चे प्यार में पड़ना ज़रूरी है रानी साहिबा। अब फिर अपने आप ये सब ख्याल आने स्टार्ट होते हैं और फिर वो हकीकत में उतर जाते हैं। वो दोनों भी वहाँ कॉर्नर के सोफे पे जाकर बैठते हैं। पता है दीदी, इंसान को ज़िंदगी में सच्चा प्यार कम ही मिलता है। मैं कहूँगा बहुत नसीब वाले लोगों को ये मौका मिलता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ज़िंदगी की सच्चाई है ये। इंसान एक टाइम खाना खाकर ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन प्यार के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने देखा है तुम्हें। यहाँ आने के बाद तुम वो आदिति नहीं हो जिससे मैं दिल्ली में शादी में मिला था। मैंने नोटिस किया है तुम्हें। तुम खोई खोई सी रहती हो, उदास लगती हो। जिस आदिति को मैंने शादी में देखा था वो आदिति तुम नहीं हो। वो आदिति कहीं खो गई है।
जितना भी मैंने उन 4-5 दिनों में आपको देखा था हंसता खिलखिलाता, वो आदिति ये नहीं है। वो यहाँ आकर कहीं खो गई है। कुछ तो बात तुम्हारे मन में है, लेकिन वो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। अंदर ही अंदर घुट रही हो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या बात है आदिति, तुम मुझे बता सकती हो? आदिति, मैंने तुमसे प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण से नहीं किया है, सच्चे दिल से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता है, बीच में आ रहा है वो रिश्ता। लेकिन सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन भी बहुत अलग है। मेरे लिए प्यार तो वो एक एहसास है जिसमें दो दिल बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या दिखावे के एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। ये कोई टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं होता, यह शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस नहीं है कि चलो मिले खिले और बस एक दिन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ऐसा प्यार खत्म हो जाता है। ऐसा प्यार नहीं होता, वो एक क्षणिक सुख होता है। सच्चा प्यार एक विश्वास, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, कॉम्प्रोमाइज, समटाइम्स सैक्रिफाइस, इन सब का एक अटूट बंधन होता है। सच्चा प्यार हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमारे भीतर पेशेंस और समझदारी का उजाला लाता है। इतनी भी दूरी आए, कैसी भी सिचुएशन आए, प्यार के प्रति अपना विश्वास मजबूत होना चाहिए, जिसे हम सोल कनेक्शन कहते हैं। इसमें एक आत्मिक जुड़ा होता है, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, वो साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। सच्चा प्यार वही खिलता है जहाँ दिलों में सच्चाई और साथ निभाने का वादा हो। अगर तुम ऐसे ही अंदर घुटती रहोगी तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। अगर तुम्हें मामा की याद आ रही है और वो यहाँ नहीं है, इसलिए तुम मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हो या फिर मुझे ऑप्शन समझ रहे हो, क्या है वो एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा है। शौर्य की उन बातों से आदिति हर्ट हो जाती है और वो रोने लगती है। शौर्य उसके करीब जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। आदिति ने इतने दिन से अपने अंदर दबाए हुए उस दुख को, उसका दुख मतलब आंसुओं के द्वारा वो बेकाबू होते जाता है। अब तक वो खामोशी से भरा उसका दर्द, जो उसने बहुत संयम से अपने अंदर दबा के रखा था, वो अब टूट रहा था। उसे यूं इस तरह से बेकाबू होके रोते हुए देखकर शौर्य भी एकदम हड़बड़ा जाता है और उसे शांत करके उसे कहता है, क्या बात है आदिति, प्लीज बताओ, तुम क्यों इतना रो रही हो? मुझे बताओ, जो भी है हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व करेंगे। शौर्य, प्लीज उनका नाम मत निकालो, जी लेने दो मुझे ये कुछ सुख के पल। पता नहीं अब ये क्षण मेरी जिंदगी में वापस लौट के कभी आएंगे भी या नहीं। मुझे उनके बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। कम से कम इस टाइम जहाँ हम दोनों ही हैं, उस टाइम पे तो मुझे कोई बात नहीं करनी है उनके बारे में। ठीक है, नहीं करूँगा। अब तुम रोना बंद करो और जाओ, मुंह धोकर आओ, हम फिर से ताश देखने चलेंगे आज। थोड़ी देर के बाद वो दोनों भी ताश देखने के लिए आज फिर से निकल पड़ते। कल से ज़्यादा आज वहाँ लोग ताजमहल देखने आए थे और कल के मुकाबले आज ताश की चमक कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। वहाँ आज मैक्सिमम कपल्स ही दिख रहे थे। सभी अपने मुमताज़ और शाहजहां के साथ बैठे हुए थे। कोई भी उस ताश की शांति को भंग नहीं करना चाहता था। आदिति और शौर्य भी वही कॉर्नर के एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आदिति, तुम्हें पता है, औरंगजेब ने बूढ़े शाहजहां को कैद करके फतेहपुर सिकरी के किले में बंद करवाया था। इस सारे वैभव का स्वामी शाहजहां बादशाह इस बात से दुखी था, इसलिए नहीं कि वो इस राजवैभव का उपभोग नहीं ले सकता, बल्कि इसीलिए दुखी था कि उसका बेटा दुष्ट निकला था। उसने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज की यादों में बनाया हुआ ताश वो उसे दिख नहीं रहा था। वो अपनी प्यारी बेगम और ताश दोनों की यादों में दुखी था।
उसका वो दुख इस यमुना नदी ने सुना था। उसकी आंखों के आंसू इसी यमुना नदी ने पिए थे। धीरे धीरे उसकी दृष्टि हीन होते जा रही थी और अंतिम इच्छा जानकर फिर बादशाह औरंगजेब ने वही एक दीवार में एक आईना बिठाया और वो हर रोज उस दीवार में अपने उस ताज का प्रतिबिंब देखने लगा। लेकिन शौर्य शाहजहां की इतनी सारी बेगमें थी तो सिर्फ मुमताज पे ही बादशाह का क्यों इतना मन आया था? ऐसी क्या खास बात थी उनमें? आदिति उसे पूछती है, देखो हजारों दिए जलते रहते लेकिन हमारे मन में कोई एक ही दिए की रोशनी दिखती है ना। वैसे ही लाखों लोग आते हैं जाते हैं लेकिन कोई एक ही हमारे मन में घर कर जाता है ना? कोई एक ही जीवन का अर्थ बदल कर जाता है। लेकिन शौर्य वो बादशाह था, इतना धनवान था, राजा था, उसके पास इतना राजवैभव था कि इसलिए उसने अपने प्यार का प्रतीक इतनी शानदार वास्तु को खड़ा कर दिया। हम तो सिर्फ ये कल्पनाओं में भी सोच सकते हैं। तो क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं है? क्या सच्चा प्यार दिखाने के लिए कोई ऐसा ताज ही खड़ा करना पड़ेगा? आदिति उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए कहती है, वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। हमारे नसीब में भी ये 8 दिन का ही साथ है। उसके बाद सारी जिंदगी हमें इन्हीं यादों के सहारे निकालनी है। शौर्य उदासी भरे स्वर में आदिति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है। शौर्य की बातें सुनकर आदिति चौंक जाती है। ऐसा मत बोलो शौर्य, सुख का द्वार अभी तो खुला है मेरे लिए। इतनी जल्दी उसे बंद मत करो। इतना जल्दी तुम जुदाई की बातें मत करो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी सच में। शौर्य एकदम से स्तब्ध हो जाता है। आदिति की बातें सुनकर वो होश में आता है और खुद को संभालते हुए उसे कहता है, चलो जैसे कि मैं आज ही यहाँ से जा रहा हूँ, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। निगेटिव बातें करके मुझे अपनी शाम खराब नहीं करनी है। आज यहाँ अभी इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। शौर्य और आदिति पिछले 4 दिनों से दोनों भी प्यार की तूफान में डूब गए थे। दोनों को भी न दिन का होश था न रात का। दोनों के बीच भावनाओं का तूफान उमड़ गया था। इस दुनिया से ना ही आदिति बाहर आना चाहती थी और ना ही शौर्य। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की दुनिया बस यहीं पे ठहर जाए, बस यहीं पे दोनों एक दूसरे में सिमट जाए। देर सुबह आदिति की आँख खुलती है। वो सुबह नहीं थी, ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बजने आए थे। शौर्य भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वो बड़ी उत्सुकता से उसके चेहरे को परखने लगती है। कितनी संतुष्टि थी उसके चेहरे पे, उसके गाल का वो काला तिल। आदिति उसके पास आती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। आदिति अभी दिल की गहराइयों से शौर्य को चाहने लगी थी, उसे अपना सब कुछ मानने लगी थी। उसका मन शौर्य पे मोहित हो गया था। अब आदिति उसके जीवन को महकाना चाहती थी, उसके जीवन की वो खुशबू बनना चाहती थी। आदिति वहां से उठकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है और ऊपर वो पंखे की तरफ देखती है। जिस तरह से वो पंखा घूम रहा था उस तरह से आदिति का भी मन विचारों में घूमने लगा। के जीवन का ये जो नया पड़ाव अब उसके जीवन में शुरू होने जा रहा था, उस पड़ाव ने आदिति को कहाँ का कहाँ पहुंचाया था। इस जीवन के सभी तरह के रंग उसने अभी पिछले कुछ दिनों से अनुभव किए थे। शादी के बाद का वो अचानक से आया हुआ पड़ाव जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बिखरा दिया था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो सब भुलाकर वो सुख की दहलीज पे खड़ी थी। उसके जीवन के सभी चैप्टर सब खिल गए थे। आदिति को पिछली रात याद आती है और वो पेड़ की तरफ देखती है। शौर्य अभी भी सोया हुआ था। पेड़ पे अभी भी फूल बिखरे हुए थे। उसकी महक उसी कमरे में, फूलों की महक अभी भी उस कमरे में महक रही थी। शौर्य लास्ट 4 से 5 दिन से डेली फूलों की टोकरी ऑर्डर करता था आदिति के लिए। वो आदिति का हर एक पल खूबसूरत बनाना चाहता था। आदिति के लिए वो हर एक रात स्पेशल फील करवाना चाहता था।
वो आदिति के पल पल को खूबसूरत बनाना चाहता था और 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 उनकी खुशी के वो पल उन्हें और करीब लेकर आते थे, मानो उन दोनों की दुनिया बस वही पल में सिमट जाए। आदिति उससे गहरी भावनाओं के साथ जुड़ गई थी। दोनों के बीच अब एक अटूट प्रेम की डोर बन गई थी। अब आदिति को ऐसे लग रहा था कि बस शौर्य के लिए ही जिए और उसके लिए ही मरे। शौर्य ने उसके जीवन को परिपूर्ण जो किया था, वो अब सिर्फ और सिर्फ उसकी बनकर रहना चाहती थी। लेकिन ये सब आदिति के विचार थे। वो उसकी बनना चाहती थी। बनना चाहती थी का क्या मतलब था? आदिति खुद को ही सवाल पूछती है और होश में आ जाती है और उसे पूछती है कि आदिति, तुम्हारे चाहने से क्या होगा? शौर्य को भी तो कुछ फैसले लेने हैं। और फिर राघव, माँ पापा, ससुराल, समाज और खुद शौर्य क्या करेंगे? क्या वो मुझे समाज के सामने एक्सेप्ट करेगा? मैं अब तन और मन से उसकी हो चुकी हूँ। क्या मुझे राघव के पास अब वापस जाना चाहिए? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? अब मैं पूरी तरह से शौर्य की हो चुकी हूँ। अब मैं राघव के पास नहीं जा सकती और ना ही जाना चाहती हूँ। और अब ये झूठ मूठ की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए मुझे झूठ मूठ का दिखावा। मैंने तो पहले ही सब मुझे क्लियर किया था कि तुम अपना डिसीजन लेने के लिए आज़ाद हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो हर्ट हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे समझ सकते हैं। आज़ाद कर देंगे मुझे वो इस रिश्ते से। सच में? क्या तुम्हें इतना विश्वास है राघव पे आदिति? आदिति फिर से खुद को ही सवाल करती है। कितने अच्छे इंसान है वो, कितना बड़ा दिल है उनका, फिर भी तुमने उनके साथ गलत किया आदिति। उन्होंने तो तुम्हें खुली छूट देकर रखी थी आज़ाद होने की, ना कि उनके साथ गलत करने की। और तुमने ये सब इसीलिए किया, सिर्फ शरीर सुख के लिए तुमने उस देवता जैसे इंसान के साथ गलत किया। कितनी सेल्फिश हो तुम आदिति। क्यों तुम दोनों के बीच ये तुम्हारा स्वार्थ आया? क्यों आदिति? खैर, सोचने समझने का वक्त अब निकल चुका है। रह लूंगी ऐसे ही, मैं सह लूंगी ऐसे ही। वो समर्पण, वो विश्वास, ये सब भूलने की बातें हो गई है। अब जीवन की एक नई धारा ने जन्म लिया है। वो धारा मुझे जिस भी दिशा में लेकर जाएगी, मैं उस दिशा की ओर चली जाऊंगी और वही मेरे लिए सही होगा। अब तक खुद से ही लड़ते झगड़ते मैं यहाँ तक आई, बहुत सह लिया। अब थक गई हूँ मैं खुद से लड़ते। खुद के लिए कब सोचूंगी मैं? हमेशा घर, परिवार, माँ पापा, सास ससुर, समाज, यही सब सोचते रहती हूँ। अब नहीं सोचना मुझे इन सब के बारे में। लेकिन आदिति, यहाँ तो तुम्हें समाज में ही है और वो समाज कौन है ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। क्या तुम लड़ पाओगी अपनों के खिलाफ? आदिति होश में आती है। वो बेचैन हो उठती है। वहाँ से उठकर वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। खुद को देखती है, निहारती है। उसको हमेशा से ही अपनी खूबसूरती पे नाज था, लेकिन आज वो और भी ज़्यादा खिल गई थी। वो एक बार खुद को देख रही थी तो एक बार शौर्य को देख रही थी। वो उसके पास चली जाती है और उसे जगा के उठने को बोलती है। इतनी जल्दी उठ के क्या करूँ मैं आदिति, बताओ? वो उसे अपनी तरफ खींच के बोलता है और उसे भी सोने को कहता है। आदिति उसे बिलखते हुए कहती है, शौर्य, अब तुमने क्या डिसाइड किया है आगे का? आगे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे मतलब? वापस घर चलेंगे दिल्ली। बहुत सारा काम पेंडिंग होगा वहाँ, वो करेंगे। मामा जी जर्मनी से लौट कर आएंगे। वो आने तक तुम वहीं पे रह लेना। हम रोज़ घूमने चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और क्या कर सकते हैं। और राघव वापस आने के बाद? आदिति उसे पूछती है। वो आने के बाद क्या? वो आने के बाद उनकी अमानत हम उन्हें वापस कर देंगे। शौर्य की आंखें अभी भी बंद थी। शायद वो नींद में बात कर रहा था। आदिति ने उसे फिर से जगाया, जोर जोर से हिलाकर। शौर्य, तुम होश में तो हो?
उनकी अमानत वापस सौंप देंगे? क्या मतलब है इस सब का? क्या मैं उनके साथ जाऊंगी? आदिति कांपते ओठों से शौर्य को पूछती है। उसका गला सूख गया था। हाँ, और नहीं तो क्या, शौर्य उसे बोलता है। शौर्य, उठ के बैठो और ठीक से बात करो मुझसे। मुझे क्लियरली बात करनी है तुमसे। शौर्य उठ के बैठ जाता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? शौर्य, हम एक दिल एक जान बन चुके, एक दूसरे के बिना अब रह नहीं सकते। अभी मुझसे हमारे बीच की दूरियां कभी भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। मुझसे झूठ मूठ की जिंदगी निभाना नहीं आएगा। मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसका स्वर रोने जैसा हुआ था। लेकिन आदिति, मामा, उनका क्या होगा? शौर्य, जो सुख तुमने मुझे दिया है वो सुख मुझे उन्होंने कभी नहीं दिया और ना ही वो कभी दे सकते हैं। राघव के साथ लाइफ मतलब वो झूठ मूठ की जिंदगी, एक मोह माया का आभास, वो सब अब मुझे नहीं चाहिए। बहुत दर्द होता है मुझे वहाँ। मैं नहीं चाहती ऐसी खोखली जिंदगी। पिछले कुछ दिनों से मैंने यहाँ आने के बाद जो तुम्हारे साथ पल बिताए वो मेरे जीवन के अनमोल पल है। उसी वक्त से मैं तुम्हारी हो गई हूँ। अब मैं वापस उस जिंदगी में नहीं जाना चाहती। मुझसे नहीं होगा। शौर्य आदिति की बातें सुनकर हैरान हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। उसका शरीर तो पूरा सुन्न पड़ गया था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए आदिति से कहता है, आदिति, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है और क्या बोलूं ये भी समझ नहीं आ रहा है। शौर्य, मैं जानती हूँ कि मैं राघव की धर्म पत्नी हूँ। मैंने उनको उनके सभी गुण और दोष के साथ एक्सेप्ट किया है। अब तुम पूछोगे कि तुम्हें अगर सब कुछ पता था तो तुमने अपने आप का बलि क्यों चढ़ाया? अगर ऑप्शन दिया था तो वहां से अपने आप को मुक्त क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं आज़ाद हुई तुम? नहीं कर सकती थी मैं ऐसा कुछ। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ हालात थे। वो हालात इस तरह से बन गए कि मुझे अपने ऊपर उन सबको रखना पड़ा और मैंने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ किया, समर्पण किया इस रिश्ते में। ये क्या बोल रही हो तुम आदिति? ये कैसी फिलॉसफी है तुम्हारी? और मामा, उन्होंने तो तुम्हें फंसाया ना, सब कुछ छुपा कर। उसका क्या? नहीं शौर्य, उन्हें दोष मत दो। सच्चाई सामने आने के बाद उन्हें न तो पहले ही दिन मुझे आज़ाद होने का ऑफर दिया था। तो फिर तुम आज़ाद क्यों नहीं हो गई? शौर्य गुस्से में आकर उसे कहता है, हाँ, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। आज़ाद करना चाहिए था मुझे अपने आप को। लेकिन मुझे अपने आप पर एक विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मैं सब संभाल लूँगी, रह लूँगी सबके बिना। लेकिन प्रकृति के इस प्रवाह से मैं वाकिफ नहीं थी। मुझे ऐसे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी हार मानूंगी। और सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने मुझ पे वो बंधन कभी थोपा नहीं था। उसे बंधन को दिल से स्वीकार करने का चॉइस मेरा था, बिल्कुल मेरा डिसीजन था वो। इसमें कोई दो राह नहीं। अच्छा, वो सब जाने दो। आज मैं दिल से तुम्हारी हो गई हूँ, दिल से। अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तन मन धन हर तरह से अब मैं तुम्हारी हूँ। हम दोनों के बीच अब नई दुनिया बन चुकी है। हम दोनों एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सब कुछ नए से स्टार्ट करेंगे। अब तुम मुझे अपनी धर्मपत्नी का दर्जा दो। मैं खुद राघव से इस बारे में बात कर लूँगी। शौर्य, प्रेम तभी सक्सेसफुल होता है जब तुम उस प्यार की जिम्मेदारी लो। हमारे बीच एक अटूट बंधन बन चुका है। अब उस बंधन को टूटने मत दो। आदिति, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। वो सब मैं फील कर रहा हूँ। लेकिन ये सब हमारे साथ होगा ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और ना चाहते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है? शौर्य ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ शौर्य। मैं तुम्हें अच्छी लगती थी, है ना? तुम्हारे मन में जो भी तुम्हारे जीवन साथी की कल्पना थी वो बिल्कुल मेरी जैसी साथी की ही थी, है ना शौर्य? सही कहा ना मैंने?
आदिति उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहती है, ये जो 8 दिन का टूर प्लान तुमने बनाया था हम दोनों के लिए, ये तुमने ही बनाया था ना। ये एकांत, ये नज़दीकियाँ, ये इतना हमारे बीच का गहरा प्यार, इन सब का अंत क्या ऐसे होगा? क्या ये सोचा था तुमने? मुझे बताओ, आदिति उसे पूछती है। मैं कानपुर लौटना चाहती थी, पता है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारी वो बातें याद है तुम्हें? खैर वो सब छोड़ो, मैं दोष किसी को भी नहीं दूंगी, ना ही तुम्हें और ना ही मुझे। हम दोनों भी रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ है। तुम कहते हो मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो, और अगर ये सच है तो क्या तुम्हें उस सच को, उस प्यार को स्वीकार करना नहीं चाहिए? अगर तुम्हारे मन में कोई और विचार तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझे खुलकर बोलो। आदिति उसे बात करते हुए बात बोलती है, लेकिन शौर्य अभी भी चुपचाप ही बैठा हुआ था। आदिति की उन बातों पर उसे क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल शांत बैठा था, वो स्तब्ध था। आदिति के ये सब सवाल जवाब उसके लिए अनएक्सेप्टेड थे। आदिति उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए हल्के स्वर में आदिति को कहता है, आदिति तुम जो बोल रही हो वो बिल्कुल सच है, लेकिन उसको स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। तुम हमेशा के लिए मेरी ही रहोगी, ट्रस्ट मी। और मैं कभी किसी और लड़की से शादी भी नहीं करूँगा। तुम जब भी दिल्ली आओगी हम मिलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। लेकिन 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 क्या शौर्य, जो हमारे बीच पहला वाला रिश्ता था वो ही रहेगा। उसने नीचे देखते हुए शांत स्वर में आदिति से कहा, लेकिन बहुत समझदारी से कहा। उसका वो इतना कोल्ड बिहेवियर देखते हुए आदिति भी नाराज हो जाती है। वो कहती है, नहीं शौर्य, अभी पीछे मत हटो, नहीं तो प्यार पर से मेरा भरोसा टूट जाएगा। थोड़ा सा करेज तुम दिखाओ, थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। राघव से बात करके मैं डिवोर्स ले लूँगी। झूठ की जिंदगी से अच्छा सच का सामना करो, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। आदिति, डिवोर्स लेकर हम क्या करेंगे बताओ? शौर्य उसे कहता है, शादी करेंगे। समाज 4 दिन के लिए हंसेगा, बुरा भला बोलेगा, फिर कुछ दिन में भूल भी जाएगा। मैं सब कुछ सह लूंगी। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो मुझसे नहीं होगा। मैं व्यभिचार नहीं कर सकती शौर्य। तुम जो मुझे करने बोल रहे हो वो सरासर एक व्यभिचार है। 2 नाव में मैं पैर नहीं रख सकती, वो सब मुझसे नहीं होगा। सोचो, हम मन और तन से एक दूसरे के हो चुके हैं। अगर ये रिश्ता यूं ऐसे टूट जाएगा तो मैं बिखर जाऊंगी। आदिति ने अपने आप को पूरी तरह से शौर्य के सामने बिछाया था। शौर्य कुछ भी बोल नहीं रहा था, अपने ही विचारों में वो खोया हुआ था। शौर्य, कुछ तो बोलो, इतने शांत क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम हमारे बीच की दूरियां बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम्हें इससे दुख नहीं होगा? क्या तुम इतने जल्दी सब कुछ भूल जाओगे? ये आदिति, मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा। इनफैक्ट वो सब मेरे लिए प्रीशियस है, मेमोरेबल है। लेकिन वो सब हम दोनों तक ही मैं रखना चाहता हूँ। तुम्हें शायद ये सुनकर गलत ही लगेगा, लेकिन मैं ये रिश्ता एक सीक्रेट रिश्ता रखना चाहता हूँ। अगर इस रिश्ते को ओपनली सबके सामने लाएंगे तो इस रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। ये एक कटु सत्य है जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता हूँ। हाँ, ये कटु सत्य है जो हम दोनों को एक्सेप्ट करना है, और ये सत्य मैं सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रखना चाहता हूँ। मैं फिर से बोलूँगा, तुम शायद इस समाज के बारे में मुझसे अच्छा जानती हो। अपनों का दिल तोड़ के हम सुखी नहीं रह सकते। इस रिश्ते से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि सबकी दुनिया उजड़ जाएगी। तो फिर क्या सोचा है तुमने शौर्य? आदिति का जोश पूरा उतर जाता है। उसका चेहरा भी सफ़ेद हो गया था और उसका शरीर अब कांपने लगा था।
और उसका मन अपमान से भर गया था। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अदिति, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मैं तुम्हारे लिए दौड़ के आऊँगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, तुम्हारी सब ज़रूरतें पूरी करूँगा, तुम्हें हर तरह से मैं खुश रखूँगा, फिज़िकली और मेंटली भी। लेकिन जो तुम रास्ता दिखा रही हो, वो रास्ता हम दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम दोनों के लिए नहीं, किसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। शायद तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन यही अंतिम सत्य है। इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। कहीं ना कहीं सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना ही है। तो अभी से ही मन की तैयारियां करो। और ये सब तो मैंने तुम्हें अपने रिश्ते और फैमिली तक ही सोचा था। आगे क्या तो अब तक मैंने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं है। मेरा करियर, प्रोफेशनल स्टेटस, स्टैंडर्ड, मेरा सर्कल, इन सब को मैं कैसे हैंडल करूँ, कैसे समझाऊँ? कभी ना कभी कोई तो पूछेगा ही। मेरी भी दुनिया बिखर जाएगी अदिति, और बिखरे हुए मन से मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया कैसे बसा सकता हूँ जिसमें कोई सुख नहीं। इससे अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। मैं इस रिश्ते को ओपनली स्वीकार नहीं कर सकता। सीक्रेट रिश्ते में रहेंगे तो हम दोनों के लिए ही वो अच्छा है। मैं जानता हूँ तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन इस रिश्ते का यही सच है। अदिति के होठों पे एक उदासी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। शायद शौर्य की सोच का अदिति ने पहले से ही अंदाजा लगाया था। वो मुस्कुराते हुए उसे कहती है, शौर्य, मैं तुम पे मोहित हुई थी, तुम्हारे शरीर पर नहीं। और कुछ प्यार भरे पल को मैंने अपनाने की कोशिश की, उसे जी भर के जीना चाहा, और उन पलों पर मैं मर मिटी। और पता है तुम्हें, अब तक यानी कि इस पल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मेरा प्यार मेरे साथ नहीं तो ऐसी जिंदगी भी मुझे नहीं चाहिए। उन प्यार भरे पलों के साथ मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी, मिटना चाहती थी, मौत को गले लगाना चाहती थी। तुमसे दूरियां बर्दाश्त मुझसे नहीं हो सकती थी। अभी तक, इस पल तक मैंने यही सोचा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे अब अपने आप पर शर्म आने लगी है, नफरत होने लगी है खुद से। क्योंकि जिसको मैंने अपना सब कुछ माना, उसे अपना सब कुछ सौंपा, क्या वो ये सब डिजर्व करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक डरपोक इंसान है, मीन है, सेल्फिश है, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी बातों में दूसरों को फंसा सकता है, और अपना मतलब निकालने के लिए बाद में उसे समाज और दुनियादारी का ख्याल आ जाता है। वो उस लायक नहीं है कि उसके लिए मैं खुद को मिटा सकूं, कतई नहीं। आदिति अभी भी गुस्से में लाल ही थी। आदिति सुनो तो, शौर्य उसे समझाने की कोशिश करता है। मुझे कुछ सुनना समझना नहीं है शौर्य। तुम्हारी बातों में आकर पिछले कई दिनों से मैंने हम दोनों को लेकर कुछ सपने देखे। तुम्हारी जिंदगी में आने से मेरी मरी हुई इच्छाएं जागी, मृत शरीर जाग उठा, सभी आशाएं मिट गई थी। शादीशुदा जिंदगी में निराशा ही निराशा थी, लेकिन मेरे कुछ बोले ही तुमने मुझे समझ लिया था। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन मैं गलत थी। मेरा अंदाज़ा तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत निकला। तुम भी औरों की तरह ही निकले। प्यार जैसे पवित्र इमोशन का तुमने यूँ फ़ायदा लेना चाहा, और मैं भी तुम्हारी बातों में आई और खुद को तुम्हें सौंप लिया। और ये कब हुआ मुझे भी पता नहीं चला। जब पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। अभी भी मेरा मन वही है, उन पलों के इर्द गिर्द, लेकिन अब पता चला वो एक भ्रम है। उसे रियल लाइफ में नहीं जिया जा सकता, क्योंकि वो सच नहीं है। वो एक ट्रैप था, किसी ने मेरे लिए बुना था। उसने देखा था कि ये इमोशनल है, इजीली कैच हो जाएगी, और उसने अपना फांसा उस पर फेंक लिया, और उसके फांसे में एकदम से फंस गई। वो शिकार करने में कामयाब हो गया। आदिति बोलते जा रही थी। उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में से एक भी आंसू नहीं आ रहा था। वो इतने दर्द में थी मानो उसकी आंखों के आंसू अब सब सूख गए थे। आदिति की ये सब बातें सुनकर शौर्य बहुत अपसेट हो जाता है। वो उसे कहता है, आदिति, मेरे प्यार का ऐसा इस तरह से अपमान मत करो। प्यार मत नाम लो प्लीज, बख्श दो उस शब्द को।
अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना है। तुम लेकर चल रहे हो या मैं खुद निकलूँ यहाँ से? आदित्य पूरी तरह से बिखर गई थी। अब जिंदगी को कोई और भयानक रूप वो नहीं देखना चाहती थी। उसका टूटा हुआ सपना उसे पागल कर रहा था। उसने शौर्य के साथ जो भी पल बिताए थे वो उस पर पछता रही थी, खुद को कोस रही थी। उसको चीटिंग जैसा फील हो रहा था। वो बीच मझधार में फंस गई थी। सिर्फ शौर्य से ही नहीं, सबसे ही घृणा आ रही थी उसको। दोनों होटल से बाहर निकलते, बाहर आते ही गाड़ी उनकी ताश के सामने से जा रही होती है। उसने बाहर ताश की तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन कल वाला चमकदार ताश अभी बिल्कुल निस्तेज लग रहा था। चांदनियों की चमचमाहट मिट गई थी। घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। कार में चुपचाप बैठकर दोनों भी दिल्ली की तरफ रिटर्न निकल पड़ते। आदिति को खुद को ही पता नहीं चल रहा था कि आगे उसकी नसीब में अब क्या लिखा है नियति ने।